हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेटा लास्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, मेरी बातें जरा समझना। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो बेटा उसने ना स्टार्टिंग में आपको दो चीज़ों का मतलब बताया हुआ है। एजेंट का क्या मतलब है, प्रिंसिपल का क्या मतलब है। देखो बेटा, एन एजेंट इज अ पर्सन employed to do any act for another or represent another in dealings with third person। ठीक है, ऐसी बेटा प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर whom an act is done by the agent or who is represented by the agent in respect of dealings with third person। मैं आपको बेटा समझाता हूं, मेरे साथ साथ बेटे हेडिंग लिखो, एजेंसी। देखो बेटा, लिखो बेटा, एक एग्जांपल लिखो। ए और बी। ठीक है बेटा, ये जो ए है ना, ए है, इसने ना बी को बेटा अपॉइंट कर रखा है, या आप कह सकते हो ए ने बी को अथॉरिटी दे रखी है, अधिकार दे रखा है। किस चीज का, कि बी बी ए के बिहाफ पे, बी ए के बिहाफ पे परचेजेस कर सकता है। ए ने बी को ये अथॉरिटी दे रखी है कि बी ए के बिहाफ पे बेटा क्या कर सकता है, परचेजेस कर सकता है। ठीक है, तो बेटा अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बेटा देखोगे ना, उसने एजेंट को डिफाइन कैसे किया है। उसने कहा है एजेंट इज अ पर्सन, ध्यान से बेटा सुनना, उसने कहा है एजेंट इज अ पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। मतलब सुनो, एजेंट एजेंट वो पर्सन है जो दूसरे के बिहाफ पे, दूसरे के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करता है। तो बेटा इस वाले केस में बी ए के बिहाफ पे बेटा क्या कर रहा है, एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और उस एक्ट का नाम है बेटा परचेजेस। तो हम बेटा हम बी को क्या कह सकते हैं, जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, एजेंट। ठीक है, और जिसके बेटा बिहाफ पे वो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल। भाई जिसके लिए वो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो प्रिंसिपल, और जो परफॉर्म कर रहा है वो एक्ट कौन होगा, एजेंट। ये बेटा डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है। तो एजेंट वो पर्सन है जो दूसरे के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करता है। या फिर बेटा अभी एक और पार्ट है बेटा इसका, एग्जाम्पल ए बी। और बेटा ये है बैंक, ये है बैंक। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। अब जो ये ए है ना, ये इंडिया से बाहर रहता है, अब्रॉड, ये बाहर रहता है। कभी कभार भूले भटके इंडिया में आ जाता है तो आ जाता है। ठीक है बेटा, ये जो बी है ना, ए ने बी को बेटा अथॉरिटी दे रखी है। ए ने बी को क्या दे रखी है, अथॉरिटी। ठीक है, किस बात की अथॉरिटी बेटा, कि इंडिया में, इंडिया में जो भी बैंक से रिलेटेड मैटर्स होंगे, या फॉर दैट मैटर बेटा कोई लीगल मैटर्स होंगे, उन सब मैटर्स को
कौन टेकअप करेगा बेटा? बी टेकअप करेगा ऑन बिहाफ ऑफ ए। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि ए ने बी को यह अथॉरिटी दे रखी है कि बी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ए। मतलब बी ए के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ, अब वो थर्ड पार्टी बेटा बैंक हो, वो थर्ड पार्टी लॉयर हो, वो थर्ड पार्टी बेटा चार्टेड अकाउंटेंट हो, कोई भी, ए ने बी को यह अथॉरिटी दे रखी है कि बी ए के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ, ये बेटा आपकी थर्ड पार्टी है, ए ने बी को यह अथॉरिटी दे रखी है कि बी ए के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ बेटा डीलिंग्स कर सकता है। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ ए। पॉइंट बताओ क्लियर? तो बेटा जिसको अथॉरिटी दी गई है थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स करने की, उसे हम कहते हैं बेटा एजेंट, ठीक है। और जिसने अथॉरिटी दी है उसे बेटा हम कहते हैं प्रिंसिपल। और आपको पता है ये अथॉरिटी बेटा कैसे दी जाती है? बेटा अथॉरिटी कैसे दी जाती है? बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रिंसिपल एजेंट को यह पावर देता है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स में एंगेज हो सकता है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई एक्ट परफॉर्म करे, या एजेंट वो है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स में एंगेज हो। तो बेसिकली एजेंट दो होते हैं बेटा, एजेंट दो होते हैं, एक तो जो दूसरे के बिहाफ पे एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और एक वो जो दूसरे के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स में एंगेज हो रहा है। और जिसके बिहाफ पे एक्ट परफॉर्म कर रहा है, जिसके बिहाफ पे डीलिंग्स में एंगेज हो रहा है, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल। तो लो बेटा, ये आपके एजेंट और प्रिंसिपल की बेटा हमारी क्या हो गई डेफिनेशन। ठीक है बेटा, यहां तक कॉपी कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। चले बेटा, देखो अच्छा, अब देखो बेटा अगला उसने क्या कहा है। उसने कहा है टेस्ट ऑफ एजेंसी। पहले पढ़ लो फिर आपको समझाता हूं। वेयर अ पर्सन हैज द कैपेसिटी टू create contractual relationships between principal and third party and bind the principal by his own acts, there exists a relationship of agency। अब सुनना बेटा, बेटा पता है क्या, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। टेस्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। अब बेटा ए है, ठीक है, और बी है, और ये बेटा सी है, ठीक है। अब बेटा ए ने बच्चे बी को अथॉरिटी दे रखी है कि बी ए के बिहाफ पे क्या कर सकता है बेटा? परचेजेस कर सकता है। तो बी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ए के बिहाफ पे क्या कर सकता है? परचेजेस। अब सुनो, बी ने बेटा सी से, जो कि एक सप्लायर है, या आप इसे थर्ड पार्टी कह लो, तो बी ने सी से बच्चे क्या करी? परचेजेस ऑन बिहाफ ऑफ ए।
बी ने सी से परचेजेस करी ऑन बिहाफ ऑफ, पॉइंट बताओ बेटा, बस समझ आया? कॉपी करो यहां तक। बी ने ए के बिहाफ पे सी से क्या करी? परचेजेस। तो मैंने क्या कहा था, एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के बिहाफ पे एक्ट परफॉर्म करता है। तो एक्ट यानी परचेजेस बी ने परफॉर्म करी है, तो बी आपका एजेंट होगा बेटा। और जिसके बिहाफ पे परफॉर्म करा गया है एक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल कहेंगे। तो ए प्रिंसिपल हो गया और बी बचे आपका एजेंट हो गया। ठीक है, कॉपी करो यहां तक। पता है बेटा, आप सुनो सुनो, अब बेटा एक सोचने वाली बात यह आती है कि कैसे ये पता चलेगा हमें कैसे ये पता चलेगा कि दो लोगों के बीच में एजेंसी, दो लोगों के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप, हमें कैसे ये पता चलेगा कि दो लोगों के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट बेटा करती है या नहीं करती? हमें यह कैसे पता चलेगा कि ए और बी के बीच में रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी है या नहीं है? यह कैसे पता चलेगा? तो बेटा उसके लिए ना दो शर्तें हैं जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, कौन सी दो शर्तें बेटा? पहली शर्त है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। पहली शर्त है कि एजेंट के इस एक्ट की वजह से क्या प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंटर हुई या नहीं? तो एजेंट के, बी के एक्ट की वजह से क्या प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में बचे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंटर हुई या नहीं? यह पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट, क्या एजेंट के इस एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है या नहीं? यानी वेदर एक्ट ऑफ एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल और नॉट, बाइंड्स द प्रिंसिपल और नॉट। क्या एजेंट के इस एक्ट की वजह से प्रिंसिपल लायबल हुआ है या नहीं? तो बेटा बात सिंपल है, मुझे बताओ, बी ने ये परचेस किसके बिहाफ पे करी थी? ए के बिहाफ पे। बी को परचेस करने की अथॉरिटी किसने दी थी? ए ने दी थी। तो बी ने जब परचेस करी सी से, तो बेटा ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बेटा क्या हो गई? क्रिएट हो गई। तो बी ने सी से जब परचेस करी, तो ए और सी के बिहाफ में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। और बेटा याद रखना, बी के इस एक्ट के लिए क्या बेटा प्रिंसिपल लायबल है? बिल्कुल लायबल है बेटा। क्या ए लायबल है सप्लायर को पे करने के लिए? यस, एजेंट इज लायबल टू पे टू द सप्लायर, क्योंकि परचेस करने की अथॉरिटी एजेंट को किसने दी थी? प्रिंसिपल ने दी थी। यस यस, प्रिंसिपल is liable to pay, is liable to pay to supplier। तो प्रिंसिपल लायबल है बेटा सप्लायर को पे करने के लिए, क्योंकि एजेंट को परचेस करने की अथॉरिटी बच्चे किसने दी थी? प्रिंसिपल ने दी थी। तो एजेंट के हर एक्ट के लिए बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा। एजेंट के हर एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना
अगर आपको पता करना है कि दो लोगों के बीच में एजेंसी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो बस दो बातें देखना। कौन सी? क्या प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंटर हुई है या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, क्या एजेंट अपने एक्ट की वजह से प्रिंसिपल को बाइंड कर पा रहा है या नहीं, मतलब एजेंट के एक्ट के लिए क्या प्रिंसिपल लायबल है या नहीं। अगर एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है, जो कि हमारे वाले केस में है, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ने ही एजेंट को परचेज करने की क्या दी थी? अथॉरिटी दी थी। तो एजेंट के हर एक्ट के लिए जिसकी अथॉरिटी उसको प्रिंसिपल ने दी है, बेटा प्रिंसिपल लायबल होगा। सब बताओ बेटा, क्लियर? तो ये दो टेस्ट अगर हम फुलफिल कर लेना बेटा, तो समझ लेना एजेंसी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। चलो बच्चे आगे चलें, आओ मेरे साथ साथ। देखो, अब बेटा उन्होंने कुछ सैलिएंट फीचर्स बताए हैं ऑफ एजेंसी। सिंपल है। रूल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ एजेंसी। सुनो, whatever the principal can do by himself, he may get the same done through an agent, except where the act involved is of personal nature। ठीक है बेटा, उन्होंने पता है क्या कहा बेटा? जो प्रिंसिपल खुद कर सकता है ना, जो प्रिंसिपल खुद कर सकता है, प्रिंसिपल अगर चाहे तो उस काम के लिए अपने एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। हाउएवर प्रिंसिपल उस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता है बेटा, जो पर्सनल नेचर का है। अब बेटा एक बात बताओ, मेरा एक से थिएटर है, ठीक है, मेरा एक थिएटर है, वहां पर बेटा मैं एक शो ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं, ठीक है। और शो ऑर्गेनाइज करने के लिए बेटा मैंने अरिजीत सिंह को बुलाया। बात समझो बेटा मैं क्या कह रहा हूं। हेडिंग लिखना बेटा, फीचर्स ऑफ एजेंसी। फीचर्स ऑफ एजेंसी, ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा पहली बात अब उन्होंने क्या कही, सुनो ध्यान से सुनना। बेटा उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल जो काम खुद कर सकता है, उस काम के लिए वो चाहे तो अपना एजेंट अपॉइंट करवा सकता है। जैसे चाहे तो परचेजेस, चाहे तो सेल्स, प्रिंसिपल खुद भी कर सकता है बेटा। लेकिन परचेजेस और सेल्स जैसे काम के लिए एजेंट को भी अपॉइंट करा जा सकता है। लेकिन बेटा जो पर्सनल स्किल के काम होते हैं ना बेटा, जहां पर प्रिंसिपल का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है, जहां पर प्रिंसिपल का पर्सनल स्किल अपॉइंट यूज होता है, वहां पर बेटा एजेंट को हायर नहीं करा जा सकता, एजेंट को अपॉइंट नहीं करा जा सकता। तो बेटा मैंने बेटा अरिजीत सिंह को हायर किया, ठीक है, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए। मैंने अरिजीत सिंह की सर्विसेज ली बेटा, ठीक है, किस लिए? फॉर अ म्यूजिक कॉन्सर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अरिजीत सिंह ऐसा कर सकता है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में खुद गाना गाने के बजाय अरिजीत सिंह अपना कोई एजेंट, बेटा सलमान खान, क्या अरिजीत सिंह ऐसा कर सकता है कि अपनी जगह
अपने किसी एजेंट को अपॉइंट कर दे, तो अरिजीत सिंह आपका बेटा प्रिंसिपल है और वो गाना गाने के लिए बेटा किसको अपॉइंट करना चाहता है? वो सलमान खान को अपॉइंट करना चाहता है। वो कहता है मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, तू मेरे बिहाफ पे जा, कॉन्सर्ट में गाना गा दे। बेटा सलमान खान का गाना सुनने से अच्छा है बेटा मर जाएं। क्या करेंगे जी के इस दुनिया में जहां सलमान खान जैसे लोग गाना गा रहे हैं? तो बेटा बात समझ आ रही है सबको? तो अगर अरिजीत सिंह गाना गाने के लिए सलमान खान को अपॉइंट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है बेटा? नहीं कर सकता। कैन नॉट अपॉइंट। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा गाना गाना इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल। वो प्रिंसिपल का पर्सनल स्किल है और जहां पर प्रिंसिपल का पर्सनल स्किल यूज होता है ना बेटा, वहां पर एजेंट अपॉइंट नहीं होता है। हां, अगर पर्सनल स्किल यूज नहीं हो रहा है तो बेटा आप चाहो तो एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। बात समझ आई बच्चे? क्लियर हुआ बेटा? तो याद रखना प्रिंसिपल हर काम के लिए बेटा एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। जो काम वो खुद कर सकता है वो एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जहां पर प्रिंसिपल का पर्सनल स्किल यूज होता है वहां पर वो बेटा एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल अगर आपको याद आए तो बेटा मुझे पोर्ट्रेट बनवानी है अपनी एक, तो मैंने पोर्ट्रेट बनाने के लिए बेटा एमएफ हुसैन को से बात करी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एमएफ हुसैन क्या पोर्ट्रेट बनाने के लिए किसी और को, याद आती है बेटा एक पिक्चर थी शायद आपको याद हो, वेलकम, जिसमें वो अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर थे ना, उसमें बेटा अनिल कपूर हमारे बने थे मजनू भाई। और अगर आपको याद हो ना तो ड्राइंग बनाने का, पोर्ट्रेट बनाने का बेटा बड़ा शौक था। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या एमएफ हुसैन अपने बिहाफ पे मजनू भाई को, अनिल कपूर को, क्या पेंटिंग बनाने के लिए, पोर्ट्रेट बनाने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या बेटा? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एमएफ हुसैन को मैंने पोर्ट्रेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया था उनके पर्सनल स्किल की वजह से। और बेटा पर्सनल स्किल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पर प्रिंसिपल चाहे भी तो वो एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। तो अगर एमएफ हुसैन साहब मजनू भाई को, हमारे वेलकम मूवी वाले मजनू भाई को अपॉइंट करना चाहें एज एन एजेंट, तो वो चाह के भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल स्किल। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे। कॉपी करो बेटा, आगे चलते हैं फिर। चलो चलें बेटा आगे। देखो देखो, what a person does by another, that is agent, he does by himself, thus the acts of the principal are the acts of the agent। बेटा एक बात सुनना, बेटा एक बात याद रखना, सिंपल एक बात है कि जब प्रिंसिपल अपना कोई एजेंट अपॉइंट करता है ना बेटा, यहां पर देखो, जैसे देखो यहां पर देखो ऊपर, मुझे बताओ इस वाले केस में बेटा, इस वाले केस में ए ने परचेजेस करने के लिए बेटा किसको अपॉइंट किया था? बी को अपॉइंट किया था। तो कहा जाता है एक्ट्स ऑफ एजेंट आर एक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल। मतलब एजेंट ने जो एक्ट्स करे हैं ना, वो देखा जाए तो वो एजेंट ने नहीं करे हैं बेटा, वो प्रिंसिपल ने ही करे हैं। क्योंकि एजेंट को वो एक्ट्स करने की अथॉरिटी बेटा किसने दी थी? प्रिंसिपल ने दी थी। तो एक्ट्स डन बाय एजेंट आर कंसिडर्ड एज एक्ट्स परफॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल।
क्योंकि एजेंट को वो एक्ट्स करने की अथॉरिटी प्रिंसिपल ने ही दी थी। इसीलिए बेटा एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल माना जाता है, क्योंकि लॉ लॉ ये नहीं सोच रहा है, लॉ ये नहीं मान रहा है कि वो एक्ट एजेंट ने किया है। लॉ ने मान के ये चल रहा है कि वो एक्ट एजेंट ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने खुद किया है वो एक्ट। और जब प्रिंसिपल ने एक्ट किया है तो वो अपने एक्ट के लिए तो लायबल होगा ही होगा। तो बेटा लॉ कह रहा है जो एजेंट एक्ट्स परफॉर्म करता है ना, वो बेटा कायदे में एजेंट नहीं परफॉर्म कर रहा है, कायदे में वो एक्ट्स प्रिंसिपल परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल को लायबल माना जाता है। ठीक है बच्चे, आओ आगे। अच्छा, अगला फीचर क्या आता है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। द प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर लॉफुल एंड विद इन द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। तो याद रखना, प्रिंसिपल एजेंट के हर एक्ट के लिए लायबल होगा प्रोवाइडेड वो एक्ट लॉफुल हो। ठीक है, और दूसरी बात, एजेंट की अथॉरिटी के अंदर अंदर हो। ऐसा ना हो कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम किया हो। याद रखना बेटा, एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके अगर कोई काम करता है तो उसके लिए बेटा प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय द एजेंट on behalf of the principal have same legal consequences as if these contracts were made by the principal himself। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, acts done by the agent are considered as performed by the प्रिंसिपल हिमसेल्फ। मतलब एजेंट ने जो एक्ट्स करे हैं वो कायदे में माना यह जा रहा है कि एजेंट ने नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने खुद करे हैं बेटा। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता रहा हूं बेटा, who may employ an agent, who can be an agent। आओ बेटा मेरे साथ साथ, बड़ी काम की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, सुनना बेटा बड़ी काम की बात। who can appoint an agent and who can be an agent। तो एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है और कौन एजेंट बन सकता है, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। ये आपको ना याद आएगा, आपने फाउंडेशन में भी बेटा थोड़ी थोड़ी बातें आपने ये पढ़ी हुई हैं। सुनना, एजेंट को अपॉइंट कौन कर सकता है और एजेंट कौन बन सकता है। देखो बेटा आपको तो पता है हु कैन अपॉइंट एन एजेंट। तो बेटा एजेंट को अपॉइंट कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। और उसने कहा है हु कैन बी एन एजेंट। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, प्रिंसिपल ही, आपको पता है ना प्रिंसिपल ही एजेंट को बेटा क्या करता है, अपॉइंट। प्रिंसिपल ही एजेंट को एक्ट्स परफॉर्म करने की क्या देता है बेटा, अथॉरिटी देता है। अब उन्होंने एक बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो प्रिंसिपल है ना, जो प्रिंसिपल है वो माइनर नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा, उसने कहा है जो प्रिंसिपल है वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, और प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमागी संतुलन सही होना चाहिए। अब उन्होंने एजेंट के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा एजेंट, याद करो चैप्टर 3 सीए फाउंडेशन अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मैंने आपको बताया था माइनर एजेंट बन सकता है बेटा। इवन बेटा अनसाउंड माइंड का पर्सन भी बेटा एजेंट बन सकता है। ये आ सकता है बेटा एमसीक्यू में, कैन माइनर बी एन एजेंट, बिल्कुल बेटा माइनर एजेंट बन सकता है। क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन बेटा एजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है।
क्या माइनर प्रिंसिपल बन सकता है? नहीं बन सकता बेटा। क्या अनसाउंड माइंड का पर्सन प्रिंसिपल बन सकता है? बेटा नहीं बन सकता। तो माइनर अनसाउंड माइंड का पर्सन एजेंट तो बन सकता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं बन सकता बेटा। एक और बेटा बड़ी काम की बात बताऊं आपको, सुनो मेरी बात, सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। अगर आपने, ध्यान से सुनना, अगर आपने एजेंट को, या मैं बोलूं आपने माइनर को अपॉइंट किया है एज एन एजेंट, या आपने अनसाउंड माइंड के पर्सन को अपॉइंट किया है एज एन एजेंट, तो बेटा याद रखना, आप लायबल होंगे बेटा। आप लायबल होंगे टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। यू विल बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो अगर आपने माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को अपॉइंट किया है एज एन एजेंट, तो उसका इफेक्ट आपकी लायबिलिटी पे नहीं पड़ता है। उसके एक्ट्स के लिए आपको लायबल माना जाएगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, माइनर प्रिंसिपल के प्रति लायबल नहीं होता है। यह मैं आपको बता चुका हूं बेटा। माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती है बेटा। माइनर इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। ना वो थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होगा और ना वो बेटा प्रिंसिपल के प्रति लायबल होगा। तो याद रखना, अगर आप किसी माइनर को अपॉइंट करते हो एज योर एजेंट, तो उसके एक्ट्स के लिए आप लायबल होंगे, लेकिन वो आपके प्रति लायबल बिल्कुल नहीं होगा। कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर एक काम की बात आपको बताता हूं। कॉपी कर लो बेटा, फिर एग्जांपल देता हूं एक आपको। एग्जांपल लिखो बेटा, पी क्यू। बेटा क्यू एक माइनर है, ध्यान से देखना। हुआ क्या बच्चे, पी ने ना क्यू को अपॉइंट किया, ठीक है। पी ने क्यू को अपॉइंट किया किस चीज के लिए? फॉर सेल ऑफ कार के लिए। मतलब पी चाहता है कि क्यू, जो कि एक माइनर है, उसके बिहाफ पे कार को क्या करे? सेल। लेकिन बेटा पी ने एक शर्त लगाई। पी ने क्यू को कहा, पी ने एक शर्त लगाई। क्या शर्त? डू नॉट सेल द कार फॉर, डू नॉट सेल द कार फॉर लेस देन ₹2,50,000। कार को 2.5 लाख रुपए से कम की मत बेचना। ऊपर की बेचो कोई बात नहीं, इससे कम की मत बेचना। अब माइनर ठहरा बेटा, माइनर। अकल होती तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना होता। क्यों ने क्या करा? ये कार थर्ड पार्टी को बेच दी 2 लाख रुपए की। क्यों ने ये कार सेल कर दी 2 लाख रुपए की। किसको बेटा? थर्ड पार्टी को बेच दी। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो पहले। अब बेटा मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल है मेरा बेटा, कैन पी claim the car back from थर्ड पार्टी? क्या वो थर्ड पार्टी से कार वापस ले सकता है, ये बोल के कि भैया
माइनर को मैंने बोला था कार 2.5 लाख रुपए से कम की नहीं बेच सकता, वो उसने 2 लाख की बेच दी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। नहीं बेटा, माइनर के हर एक्ट के लिए आप लायबल हो टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। द आंसर इज नो, बिकॉज प्रिंसिपल is liable towards third party for acts of minor। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी से कार वापस क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि माइनर के एक्ट्स के लिए वो भी लायबल होगा। अच्छा, अब दूसरा एक सवाल और है, कार कितने की बेचने को कहा था? 2.5 लाख रुपए की कम से कम, बेची 2 लाख की। पी को कितने रुपए का नुकसान हुआ? 50,000 का। कैन पी क्लेम लॉस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम क्यू? क्या वो माइनर से 50,000 रुपए का लॉस क्लेम कर सकता है? अगेन द आंसर इज नो, बिकॉज माइनर इज नॉट लायबल टुवर्ड्स प्रिंसिपल। बिकॉज माइनर इज नॉट लायबल टू प्रिंसिपल। माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है बेटा प्रिंसिपल के प्रति। बात समझ आई बेटा? तो याद रखना, अगर आप किसी माइनर को अपॉइंट करते हो एज योर एजेंट, तो आपको दोहरा नुकसान है। दोहरा नुकसान क्या? पहले तो आप थर्ड पार्टी के प्रति आप लायबल होंगे फॉर एक्ट्स ऑफ द माइनर, और दूसरा, माइनर को आप लायबल नहीं ठहरा सकते अगर माइनर के किसी एक्ट की वजह से आपको नुकसान हुआ है तो। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई जो हमने करी? लो बेटा, कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब अगला क्या है? ये तो हो गया। अच्छा, अगला है बेटा liability of agent। generally an agent is liable to the principal, however अगर एजेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड का है तो वो प्रिंसिपल के प्रति लायबल नहीं होता। अच्छा, ये कुछ याद आता है आपको? रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी। अगर बेटा याद आता हो आपको, कंसिडरेशन याद करो। An agreement without consideration is void। An agreement without consideration is void। बेटा मैंने क्या बताया था आपको सीए फाउंडेशन में? आपका चैप्टर 2 कंसिडरेशन, मैंने कहा था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा कंसिडरेशन का होना जरूरी है। हाउएवर इस रूल के बेटा कुछ एक्सेप्शंस थे। क्या एक्सेप्शंस थे? याद करो। एक एक्सेप्शन था बेटा उनमें से, अगर आपको याद हो, एजेंसी। और मैंने कहा था बेटा एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, वो दो तरीके का होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी दो तरीके का होता है। याद आता है कुछ? ग्रैटिटुअस और नॉन ग्रैटिटुअस। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है बेटा, ग्रैटिटुअस और नॉन ग्रैटिटुअस। ग्रैटिटुअस मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन, और नॉन ग्रैटिटुअस मतलब देयर इज सम कंसिडरेशन। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एजेंट आपके बिहाफ पे एजेंट आपके बिहाफ पे माल खरीद रहा है,
आपके बिहाफ पे माल बेच रहा है, तो इसका मतलब आपको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है बेटा, हो सकता है एजेंट अपने सर्विसेज के बदले आपसे कमीशन ले रहा हो। अगर तो एजेंट आपसे अपनी सर्विसेज के बदले कमीशन ले रहा है, जैसा अगर आपको याद हो कंसाइनमेंट में होता था, कंसाइनी कंसाइनर से क्या लेता था? कमीशन लेता था। ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन, याद आएगा आपको। तो या तो वो कमीशन ले रहा है या वो कमीशन नहीं ले रहा। अगर कमीशन नहीं ले रहा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसे हम ग्रेटिटुअस एजेंसी कहेंगे। और अगर वो अपनी सर्विसेज कमीशन लेके दे रहा है, तो उसे नॉन ग्रेटिटुअस एजेंसी कहेंगे। और बेटा याद रखना, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एजेंसी बेटा ग्रेटिटुअस हो या नॉन ग्रेटिटुअस हो, फर्क नहीं पड़ता बेटा, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेटा कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है ही है। अगर कंसिडरेशन नहीं है ना बेटा, तो भी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लो बच्चे कॉपी कर लो इसे। ठीक है, तो याद रखना, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है ही है। कंसिडरेशन नहीं है तो भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, चलो बेटा, ये आपके बच्चे एसेंशियल फीचर्स हो गए। बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जितना हमने डिस्कशन आज किया बेटा क्लियर हुआ। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।